दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 10 अप्रैल 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे खटाई में पड़ गया सीज़फायर, ईरान ने इस्लामाबाद टॉक्स में डेलीगेशन भेजने से किया इनकार, कुवैत और सऊदी अरब पर हुए ड्रोन हमले, IRGC ने दी सफाई, सुप्रीम लीडर का हाथ से लिखा पैगाम आया सामने, मुश्तबा खामेनी ने कहा ईरान अब और जंग नहीं चाहता, पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर का यू टर्न, इसराइल को इंसानियत के लिए लानत और कैंसर बताने वाली पोस्ट ख्वाजा आसिफ ने की डिलीट। लेकिन क्यों, किसके प्रेशर में, बताएंगे हम। हिजबुल्लाह ने की मिसाइलों की बारिश, 24 घंटे में रिकॉर्ड 75 ऑपरेशन दिए अंजाम। ईरान के मास्टरमाइंड की मौत, डॉक्टर कमाल खर्राजी ने तोड़ा दम। और मस्जिद अल अक्सा में नमाजियों का सैलाब, पाबंदियां हटने के दूसरे दिन भी फज्र के वक्त उमड़ी हजारों की भीड़, 40 दिनों की वीरानी के बाद क़िबला अव्वल में लौटी रौनक। सबसे पहले कुछ अपडेट्स। जंग से पहले जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से रोजाना 138 जहाज गुजरते थे, कल वहां से सिर्फ 6 जहाज गुजरे। गल्फ में अभी भी 800 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं, जिससे पूरी दुनिया का ट्रेड ठप पड़ा है। इधर अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अब तक 13 अमेरिकी फौजी मारे गए हैं और 380 जख्मी हुए हैं। ये आंकड़ा कल 9 अप्रैल तक का है, सीज फायर के दौरान का। जो जख्मी थे उनमें से एक ने दम तोड़ा है। लेबनान में इसराइली हमलों के बाद मरने वालों की तादाद 303 तक पहुंच गई है और 1150 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, जिसकी वजह से बेरूत के अस्पताल पूरी तरह से भर चुके हैं, वहां अब जगह नहीं बची है। इधर चाइना ने ईरान में सीज फायर कायम रखने के लिए 26 बार डिप्लोमेटिक कॉल्स किए हैं और वो पाकिस्तान के साथ मिलकर एक ऐसे प्लान पर काम कर रहा है जिससे ईरान को डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली मुमकिन समिट के लिए मनाया जा सके। दुनिया के 60 से ज़्यादा मुल्कों ने लेबनान में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स पर हुए हमलों की सख्त मजम्मत की है, क्योंकि इन हमलों में इंडोनेशिया के 3 फौजी मारे गए और कई दूसरे मुल्कों के फौजी जख्मी हुए। इधर इसराइल अब लेबनान के साथ हिजबुल्लाह को निहत्था करने के मुद्दे पर सीधी बातचीत के लिए तैयार हो गया है, जो दोनों मुल्कों के बीच ऑफिशियल ताल्लुकात ना होने की वजह से काफ़ी हैरान करने वाली बात है। अब तफसील से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मिडिल ईस्ट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर सुन लीजिए सर। ईरान और अमेरिका के बीच हुआ सीज फायर अब बुरी तरह से खतरे में पड़ गया है, क्योंकि ईरान ने इसराइल की हरकतों को देखते हुए एक बहुत बड़ी शर्त रख दी है। अल मायदीन की रिपोर्ट के मुताबिक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सोर्सेज ने इस्लामाबाद में किसी भी तरह के डेलीगेशन के पहुंचने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान का साफ कहना है कि जब तक लेबनान पर जंग जारी रहेगी, तब तक बातचीत की मेज़ पर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सीधा इशारा है कि अगर लेबनान में बमबारी नहीं रुकी तो 7 अप्रैल को हुआ ये सीज फायर किसी भी वक्त टूट सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2 रोज़ पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फ़ौज की कोशिशों से अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों के लिए जंग रोकने पर इत्तेफाक हुआ था। इस्लामाबाद ने 8 अप्रैल को खुलेआम ऐलान किया था कि यह समझौता लेबनान समेत हर जगह लागू होगा और इसी सिलसिले में आज 10 अप्रैल को पाकिस्तान में मज़ीद बातचीत होनी थी। 11 अप्रैल को एक बड़ी मीटिंग, लेकिन नेतन्याहू की ज़िद और लेबनान पर लगातार हो रहे हमलों ने पूरे अमन के प्रोसेस को मलबे के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान पहले ही आगाह कर चुका था कि इसराइल की कार्रवाइयां समझौते को नाकाम कर देंगी और अब ईरान के सख्त रुख ने साफ कर दिया है कि बिना लेबनान में अमन कायम हुए अमेरिका के साथ कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो सीज फायर रहेगा या ख़त्म हो जाएगा या लेबनान में जंग रुक जाएगी? इन्हीं सब के बीच जो है सारा फ्यूचर, सारा दारमुदार टिका हुआ है। आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में अब एक बहुत बड़ी साजिश और मिडिल ईस्ट से जुड़ी सनसनीखेज खबर सुन लीजिए सर। सीज फायर के बीच कुवैत और सऊदी अरब पर हुए हमलों ने पूरे माहौल को गर्मा दिया। जी, दोनों मुल्कों पर हमले हुए ड्रोन से। कुवैत ने इल्ज़ाम लगाया है कि जुमेरात की रात उसके कुछ खास ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। साथ ही सऊदी अरब ने भी आज 10 अप्रैल को ये माना कि एक बड़े हमले में उसकी अहम पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है। कुवैत की तरफ से सीधे तौर पर ईरान और उसके अलाइज पर उंगली उठाई गई है, जिससे सैटरडे को पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि ईरान इससे किनारा करने की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि बातचीत होगी। लेकिन अब इन इल्ज़ामात पर ईरान की तरफ से बहुत बड़ा और कड़क जवाब आया है।
10 अप्रैल की सुबह IRGC ने एक सरकारी बयान जारी करते हुए इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि सीज फायर के दौरान उसकी फौज ने किसी भी मुल्क पर कोई मिसाइल या ड्रोन नहीं दागा है। ईरान का मानना है कि ये फर्जी खबरें और हमले दरअसल अमेरिका और ज़ायनी हुकूमत यानी इसराइल की एक सोची समझी साजिश है ताकि सीज फायर को नाकाम किया जा सके। IRGC ने बेहद सख्त लफ्ज़ों में कहा है कि अगर ये हमले हुए भी हैं तो इन्हें हमारे दुश्मनों यानी अमेरिका या इसराइल ने ही अंजाम दिया होगा। ईरान ने अपनी बहादुरी का जिक्र करते हुए साफ कर दिया कि अगर वो किसी भी निशाने पर हमला करता है तो डंके की चोट पर करता है और उसका बाकायदा ऐलान भी करता है कि हाँ ये हमने किया, छुप छुपा कर हम काम नहीं करते। और ईरान की IRGC ने कहा कि जिस कार्रवाई का जिक्र ईरान के सरकारी बयान में नहीं है उसका ईरान की फौज से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, साफ है कि सीज फायर को पटरी से उतारने के लिए अब खुफिया खेल शुरू हो चुके हैं और ये खेल कहाँ जाकर ख़त्म होंगे कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। कुछ तस्वीरें आई हैं कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ईरान के डेलीगेशन को, उनके हवाई जहाज़ को हवा में एस्कॉर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान ले जाने के लिए ताकि इसराइल उन पर हमला ना कर दे। इन तस्वीरों की ईरान या पाकिस्तान के सरकारी ज़राए ने अभी तक जो है वो तस्दीक नहीं की है। हाँ, ये ख़बर तो ईरान से आ गई तस्दीक शुदा कि भाई हम बातचीत में शामिल होने नहीं जा रहे क्योंकि लेबनान पर हमले जारी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का एक बड़ा बयान सुन लीजिए। ये सीज फायर के बाद आया सबसे अहम बयान है और ये बयान हाथ से लिखा हुआ है, मुश्तबा खामनेई के हाथ से। और इस मैसेज में साफ कर दिया गया है कि ईरान अब अमेरिका और इसराइल के साथ जंग नहीं चाहता। खामनेई कह रहे हैं ये मैसेज ठीक उस वक्त आया है जब उनके वालिद अली खामनेई की शहादत को 40 दिन पूरे हो चुके हैं। सरकारी टीवी पर पढ़े गए इस मैसेज में मुश्तबा खामनेई ने कहा कि हमने ना तो कभी जंग चाही थी और ना ही हम इसे चाहते हैं आगे। हालांकि उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये भी जोड़ दिया कि ईरान किसी भी कीमत पर अपने जायज़ हकों से पीछे नहीं हटेगा और उन्हें पूरे रेजिस्टेंस फ्रंट को एक हिस्सा बताया जिसका सीधा मतलब है लेबनान और हिजबुल्लाह की हिमायत करना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान अपनी और अपने साथियों की हिफाजत करना जानता है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने आवाम से अपील की है कि सीज फायर के ऐलान के बावजूद वो ये ना समझें कि अब सड़कों पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। उनका मानना है कि पब्लिक स्क्वायर में गूंजने वाली आवाम की आवाज़ नेगोशिएशंस के नतीजों पर गहरा असर डालती है। साथ ही उन्होंने ईरान के लोगों को दुश्मन के सपोर्ट वाले मीडिया आउटलेट्स से बचने और उन पर भरोसा न करने की सख्त हिदायत दी है। ये ईरान इंटरनेशनल और इजरायली मीडिया की तरफ इशारा था। मुश्तबा खामनेई का ये बयान जाहिर करता है कि ईरान अमन तो चाहता है लेकिन झुक कर समझौता करने को कतई तैयार नहीं है। अगली खबर बताती है कि डिप्लोमेसी में जब प्रेशर पड़ जाता है तो कैसे लोग धड़धड़ाता हुआ बयान वापस लेते हैं, यू टर्न लेते हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट को भी डिफेंड नहीं कर पाए। डिफेंस मिनिस्टर हैं वो। पहले तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चौड़े होकर इसराइल को खरी खोटी सुनाई और उसे इंसानियत के लिए लानत करार दिया, लेकिन फिर दबाव में आकर उस पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। ख्वाजा आसिफ ने अपनी पोस्ट में 9 अप्रैल की 10 अप्रैल की दरमियानी रात लिखा था कि एक तरफ इस्लामाबाद में अमन की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ इसराइल लेबनान में कत्लेआम यानी जेनोसाइड कर रहा है। उन्होंने गज़ा और ईरान के बाद अब लेबनान में बहते खून का जिक्र करते हुए इसराइल को एक कैंसर की तरह फैलती हुई स्टेट बताया था और सख्त लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने ये भी लिखा कि इसराइल बनवाने वाले दोज़ख की आग में जलेंगे। इस पोस्ट के बाद इसराइल के खेमे में हंगामा मच गया और इसराइल की तरफ से सवाल उठाए गए कि क्या पाकिस्तान इस रवैये के साथ अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर बनने के काबिल है। दोस्तों, लगता है कि इसराइल के इस सवाल के बाद व्हाइट हाउस से कोई सख्त फ़ोन कॉल आ गया होगा या फिर इंटरनेशनल प्रेशर इतना बढ़ गया होगा कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर को अपनी इस बहादुरी से कदम पीछे खींचने पड़े। ख्वाजा आसिफ ने पोस्ट डिलीट करके अपनी ही किरकिरी करवा ली है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तानी हुकूमत खुद को अमन का सबसे बड़ा पैरोकार दिखा रही है और दूसरी तरफ उसके बड़े वजीर इसराइल को बुराई और लानत बता रहे थे। लिखा तो शायद उन्होंने सही था, लेकिन उसकी टाइमिंग सही नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान ही तो सीज फायर डील करवा रहा है। डील में अमेरिका शामिल है, अमेरिका में इसराइल शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान वाकई बिना किसी दबाव के इस सीज फायर को अंजाम तक पहुंचा पाएगा
या फिर उसे भी अमेरिका की शर्तों पर ही चलना होगा। कहते तो हैं अमेरिका की शर्तों पर ही चलता है पाकिस्तान, अमेरिका के दबाव में है, लेकिन ये पोस्ट डिलीट करना बहुत कुछ कह रहा है। आज 10 अप्रैल 2026 की सुबह हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को कई गुना बढ़ा दिया है। अल मायदीन अखबार के मुताबिक लेबनान पर हो रहे जुल्म और बेगुनाह लोगों के कत्लेआम का बदला लेने के लिए लेबनान की रेजिस्टेंस मूवमेंट हिजबुल्लाह ने ईस्टर्न फ्रंट और पूरे शुमाली इलाकों में इसराइली फ़ौज के ठिकानों, उनकी आर्टिलरी पोजीशंस और सेटलमेंट्स को निशाना बनाकर मिसाइलों की, रॉकेट्स की बारिश कर दी। इस हमले से सेटलर्स के मामूली नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं, बड़ा नुकसान शायद छुपा लिया गया हो। अशदोद बंदरगाह पर भी हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि जवाबी कार्रवाई लेबनान के गांवों और रिहायशी इलाकों में मचाई गई तबाही का सीधा बदला है। अल मायदीन के मुताबिक ये ताज़ा हमला 9 अप्रैल को हुई उस ज़बरदस्त रेजिस्टेंस के बाद आया है जिसमें हिजबुल्लाह ने एक ही दिन में रिकॉर्ड 75 ऑपरेशन अंजाम दिए थे। इसमें बिन्त जबील के मोर्चे पर आमने सामने की खूनी जंग भी शामिल थी, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने घुसपैठ की कोशिश करने वाली आईडीएफ को बेहद करीब से टक्कर देने का दावा किया है। नेतन्याहू की तरफ से अमन की बातों के बीच हिजबुल्लाह के इन हमलों ने यह साफ कर दिया है कि जब तक इसराइल के हमले नहीं रुकेंगे तब तक उसके सेटलमेंट्स, उसकी बस्तियां और फौज भी महफूज नहीं रहेंगी। सरहद के दोनों तरफ ज़बरदस्त फायरिंग जारी है और हालात किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकते हैं। सीज़ फायर के तीसरे दिन ईरान का एक बड़ा सियासी नुकसान हुआ है। उनका मास्टरमाइंड अब नहीं रहा। ईरान की सियासत के एक बहुत बड़े लीडर और स्ट्रेटजिक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के हेड डॉक्टर कमाल खर्राजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हफ्ते की शुरुआत में तेहरान में उनके घर पर हुए अमरीकी और इसराइली हमले में वो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, जिसके बाद कल रात उन्होंने आखिरी सांस ली। डॉक्टर कमाल खर्राजी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके थे और उन्हें ईरान के बाहरी मामलात यानी फॉरेन अफेयर्स का मास्टरमाइंड माना जाता था। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को हुए उसी हमले में उनकी बीवी शहीद हो गई थी। अब डॉक्टर खर्राजी की शहादत ने ईरान के अंदर गम और गुस्से की लहर को और तेज़ कर दिया है। हालांकि सीज़ फायर के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि ईरान इसका बदला लेगा, और फिर वो ज़ख्मी हुए थे, ज़ख्मों से उबर नहीं पाए, अब जाकर उनकी मौत हुई है। कोई ताज़ा हमला नहीं हुआ है। मस्जिद अल अक्सा चलते हैं। 10 अप्रैल 2026 की ये सुबह यरूशलेम के लिए उस सुकून की मुकम्मल तस्दीक है जिसका इंतज़ार 40 दिनों की काली रात के बाद ख़त्म हुआ। कल यानी 9 अप्रैल को जब लंबे अरसे के बाद अल अक्सा मस्जिद से पाबंदियां हटाई गई थीं, दरवाजे खोले गए थे, तो वो महज एक शुरुआत थी। लेकिन आज पाबंदियां हटने के दूसरे दिन भी नमाजियों का सैलाब उमड़ पड़ा। आज फजर के वक्त सैकड़ों की तादाद में फ़लस्तीनी एक बार फिर अपनी मुक़द्दस मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े। कल की वो पहली अजान और आज की ये दूसरी सुबह ये गवाह हैं कि इबादत पर लगी बेड़ियां अब टूट चुकी हैं। 40 दिनों तक जो सहन सूने पड़े थे, आज वहाँ नमाजियों की सफ़ें और उनकी खुशियाँ साफ बता रही हैं कि ये जगह उनके लिए क्या मायने रखती है। क़िबला-ए अव्वल में दोबारा लौटने की ये खुशी जुमे के दिन भी वैसी ही ताज़ा है जैसे कल थी। इन 2 दिनों में फ़लस्तीनियों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि पाबंदियाँ चाहे कितनी भी सख्त क्यों ना हों, ईमान वालों के कदम कभी नहीं रुकते। आज की ये पुरसुकून फजर की नमाज फ़लस्तीनियों के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। दुनिया भर के मुसलमान अब ये दुआ कर रहे हैं कि ये अमन बरकरार रहे और इबादत के इन मरकज़ों की रौनक अब कभी कम ना हो। हाँ, ये बता दूं कि ये पीला गुंबद गुंबद सखरा है। मस्जिद अल अक्सा इससे आगे बनी है। ये पीला गुंबद मस्जिद अक्सा नहीं है, ये हमें मालूम है। ये जो मस्जिद अक्सा है वो इतनी कॉमन है, उसकी बिल्डिंग की सल्तनत उस्मानिया की दूसरी मस्जिदों की तरह दिखती है। इसीलिए फ़लस्तीनी चैनल्स भी गुंबद सखरा को ही दिखाते हैं ताकि दुनिया आसानी से समझ जाए कि तस्वीर कहाँ की है और कहाँ की बात हो रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ दानिशमंद जो लोग हैं, दानिश्वर हैं, वो टोकने में यकीन रखते हैं कि आपको नहीं पता ये मस्जिद अल अक्सा नहीं है, दूसरों को भी टोकते होंगे। उन्हें ये जान लेना चाहिए कि जो यहाँ वीडियो बना रहे हैं उन्हें बहुत कुछ पता है। वो दिन भर पढ़ते रहते हैं। वो 10 मिनट का वीडियो जो आप देखते हैं वो उसके लिए 3 से 4 घंटे मेहनत करते हैं। मस्जिद अल अक्सा बहुत छोटी है, बहुत कॉमन बिल्डिंग है। सुल्तानत उस्मानिया की ज़्यादातर बिल्डिंग्स वैसी बनी हैं, लेकिन गुंबद सखरा जैसी कोई दूसरी बिल्डिंग, दूसरा गुंबद दुनिया में नहीं है।
इवन आप सबको याद होगा कि फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट भी जब भी अपना बयान देते थे तो उसके पीछे कभी मस्जिद अल-अक्सा नहीं, गुंबद सखरा ही लगा होता था, फ़ोटो लगा होता था। तो कभी कभी कुछ चीज़ें रिजेम्बलेंस के लिए रखी जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों का काम टूकना है। उन्हें लगता है कि सामने वाला कुछ नहीं जानता, इसी से वो ज़िंदगी भर पीछे रह जाते हैं। आप ऐसा बनने से बचिएगा। आप ये समझ लीजिए कि आप यहाँ कंटेंट देखने आए हैं, कंटेंट देखिएगा। अगर मिठाई की दुकान पर मिठाई लेने चढ़े तो उससे कभी मत कहना या तुम्हारी घड़ी टेढ़ी लगी है, क्योंकि आप उसके लिए नहीं गए हो। मैं जो समझा रहा हूँ वो एक तरीके हैं कि आप सिर्फ उस चीज़ से मतलब रखिए कि जिस चीज़ से आप किसी से मिले हैं या कहीं गए हैं। दूसरी चीज़ें, हमारा दखल जो है वहाँ पर कभी कभी हमें रुस्वा कर देता है, जैसे मैंने अभी बताया। और मैं कभी भी मस्जिद अल-अक्सा के नाम पर सिर्फ गुंबद सखरा ही दिखाऊंगा। मस्जिद अल-अक्सा की अंदर की तस्वीरें थी नमाज पढ़ने की, आप उससे पहचान नहीं सकते कि वो मस्जिद अल-अक्सा है, बाहर से भी नहीं पहचान सकते। लेकिन गुंबद सखरा से आप हमेशा समझ जाएंगे कि कहाँ की बात हो रही है। बेदार करना मेरा काम है। किसी को बुरा लगता है तो वो ये जान ले कि उसे बेवजह बुरा लग रहा है। सलामत रहिए, खुश रहिए।